ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बजरंगबली की कृपा से आज हम करने जा रहे हैं अपने 4th लकी सब्सक्राइबर की कुंडली का विश्लेषण। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और आपको उनसे थोड़ी सी भी हेल्प, गाइडेंस, नॉलेज या बेनिफिट मिलता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगता है और इसी तरह हमारी धीरे धीरे बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कुंडली एनालिसिस की ओर। ये हमारी स्क्रीन पे आ चुकी है हमारे 4th लकी सब्सक्राइबर की लग्न कुंडली। लग्न कुंडली होती है आपके जन्म के समय का तारामंडल का स्क्रीनशॉट, उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, कौन से घर में, उस समय का स्क्रीनशॉट होता है। आप भी अपनी लग्न कुंडली बना सकते हैं ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से। आपको इस्तेमाल करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और सॉफ्टवेयर आपके लिए आपकी लग्न कुंडली प्रिपेयर कर देगा। तो आइए जानते हैं इनकी सबसे पहले राशि क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे जो चंद्रमा हैं वो कहाँ पर विराजमान है। तो इस कुंडली में जहाँ पर लिखा है नंबर 6 यानी 10th हाउस में हमारे MO मून चंद्रमा विराजमान है। तो 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वर्गो राशि, कन्या राशि, तो इनकी है कन्या राशि। तो हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस जहाँ पर लिखा है LA रिप्रेजेंट्स लगना, ऐसे भी सैटर्न भी प्रेजेंट है यहाँ पे, VE वीनस यानी शुक्र, और नेपच्यून यूरेनस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बट नेपच्यून यूरेनस और प्लूटो को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये कई ज़्यादा वर्षों में अपना सब स्थान परिवर्तन करते हैं, तो हम उनको स्टडी नहीं करते हैं। तो अब इसमें जो 9 नंबर है फर्स्ट हाउस में रिप्रेजेंट करता है धनु राशि, सेजिटेरियस लग्न है इनका। शनि यहाँ पर बैठे हैं 14 डिग्री के और शुक्र यहाँ पे विराजमान है 26 डिग्री के। और वीनस के ऊपर एक स्क्वायर का आपको छोटा सा सिंबल दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि शुक्र इस कुंडली में वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब होता है कि जब एक प्लैनेट अपनी लग्न कुंडली में और अपनी नवमांश कुंडली में एक ही राशि में हो, मतलब धनु राशि है जैसे यहाँ पे, तो नवमांश में भी शुक्र जो है धनु राशि में ही होंगे, तो इसलिए वर्गोत्तम होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वर्गोत्तम होने से क्या इफेक्ट होता है। तो सेजिटेरियस लग्न के, धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं, तो ये जो राशि है ये है हमारे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि एक बहुत ही सात्विक, स्पिरिचुअल और एक्सपेंशन क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं। अब सेजिटेरियस लग्न के लोग होते हैं काफ़ी फिलोसफिकल, आइडियलिस्टिक, नॉलेज सीकिंग, हमेशा ज्ञान अर्जित करने में लगे रहेंगे, बड़े एडवेंचरस होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ट्रैवल लविंग होते हैं, जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं। अब लग्न रिप्रेजेंट कर क्या करता है, लग्न रिप्रेजेंट करता है हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ, फिटनेस, हमारी आइडेंटिटी, हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारा ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन या हमारा लाइफ पाथ। अब शनि फर्स्ट हाउस में 14 डिग्री के हैं। 14 डिग्री मतलब अपनी युवा अवस्था में है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है ये। और शनि के नेचुरल ट्रेट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिसिप्लिन, डिले, ऑब्स्टेकल्स, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, स्ट्रक्चर देते हैं आपकी लाइफ को। स्ट्रगल भी रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न। अब सैटर्न यहाँ पे लग्न में बैठकर 2nd और 3rd हाउस के मालिक हैं। 10th और 11th हाउस, 10th और 11th राशि है 2nd और 3rd हाउस में, तो शनि उसके मालिक हैं। अब यहाँ पे ये 2nd हाउस और 7th हाउस को हम कुंडली में मानते हैं मारक, और जो भी इन ग्रहों के लॉर्ड होते हैं वो फिर कुंडली में बन जाते हैं हमारे मेलेफिक। मेलेफिक यानी जो शुभ फल नहीं देते, जो स्ट्रगल करवाते हैं। तो यहाँ पे शनि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो बन जाते हैं एक यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट इस चार्ट में। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन पे जिनकी ये कुंडली है इनका काफ़ी रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आने में काफ़ी समय लग सकता है इनकी लाइफ में, इनिशियल ईयर्स में हो सकता है
खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, बट विद मेच्योरिटी अपनी लाइफ में इनको धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इनके पास एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल और इमोशनल सहनशीलता होगी, एंड्योरेंस होगी काफ़ी। हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल बनाएगा इनको। स्पीच जो होगी इनकी नपी तुली और ड्राई भी हो सकती है, रूखी लग सकती है इनकी बोली। ये लाइफ में सक्सेस को या आपकी लाइफ में जो आपको राइज करना है उसमें भी डिले करवा सकता है। और मेंटल फटीग, जॉइंट पेन, मेटाबॉलिज्म में इश्यूज, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज आपको सैटर्न की वजह से फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ में। सैटर्न आपको कई बार सेल्फ डाउट भी कराएगा, क्योंकि जल्दी से रिजल्ट मिलेंगे नहीं लाइफ में, तो खुद पे भी डाउट होने लगता है कि आप कैपेबल हैं या नहीं। पेसिमिज्म भी आ जाता है, कई बार इंसान थोड़ा निराशावादी हो जाता है स्ट्रगल करते करते कि मेरी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो है आफ्टर मिड-30s आपके यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और लाइफ की लेटर स्टेजेस में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। इस तरीके का नेचर भी इन लोगों का देखने को मिल सकता है कि ये निराश होने के बाद ऐसी मनोस्थिति बन जाती है कि बोलते हैं कि मेरा काम तो कभी नहीं बनता, सबके काम इतने जल्दी बन जाते हैं, मुझे बार बार प्रयास करना पड़ता है, मेरी किस्मत ख़राब है या कुछ नहीं हो रहा है। इस तरीके की आप इनको बोलते हुए सुन सकते हैं। अच्छा, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड हाउस को रूल कर रहे हैं शनि, तो इनका जो है ऐसे फोकस रहेगा अर्निंग वेल्थ थ्रू एफर्ट्स या डिसिप्लिन कम्युनिकेशन के थ्रू। काफ़ी इनका रियलिस्टिक माइंडसेट रहेगा, जो कर्म प्रधान जैसे रहेंगे, बहुत ही परसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स में। और अब करें अगर हम वीनस की बात, जैसे वो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम होने से जो इनकी शुक्र की जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इनकी रिजल्ट्स जो मिलते हैं इनसे, वीनस से, हमें वर्गोत्तम वीनस से, तो उन रिजल्ट्स में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। अब क्योंकि 26 डिग्री है तो ये ऑलरेडी काफ़ी मेच्योर और स्ट्रॉन्ग वीनस है, तो वर्गोत्तम भी हो गए, डिग्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ये इस कुंडली में बन जाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने अतिशक्ति फेज में है। शुक्र जो है अतिशक्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्ति है इस प्लैनेट में। अब वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी, चार्म, लग्जरी, रिलेशनशिप्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, कंफर्ट आपकी लाइफ में। अब लग्न में बैठने से ये बनाते हैं पर्सन को काफ़ी चार्मिंग, लाइकेबल, अट्रैक्टिव, आर्टिस्टिक एंड डिप्लोमेटिक, क्योंकि वीनस डिप्लोमेसी भी रिप्रेजेंट करता है। इन्हें काफ़ी लग्जूरियस आइटम्स और ब्यूटी और आर्टिस्टिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको अपनी लाइफ में। अब वीनस का हम देखते हैं कि इनको कौन से घर मिले हुए हैं इस कुंडली में रूल करने के लिए। तो 6th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 2, और 11th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 7। तो 2 रिप्रेजेंट्स टॉरस, वृषभ राशि, और 7 रिप्रेजेंट्स लिब्रा, तुला राशि। तो अब जो 6, 8, 12 होते हैं कुंडली में, तो वो इनको हम इनऑस्पिशियस हाउस मानते हैं, जहाँ से शुभ फल नहीं मिलते हैं, मतलब नेगेटिव हाउसेस। तो अगर कोई भी प्लैनेट इनको रूल करता है तो वो भी मेलेफिक बन जाता है। तो यहाँ पे अब इस कुंडली में वीनस जो बन चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेलेफिक प्लैनेट बन चुके हैं धनु लग्न में बैठकर। तो अब इसके क्या होंगे कि जो वीनस का चार्म और क्रिएटिविटी है वो तो रहेगा ही, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हिडन एनिमीज या ओवर स्पेंडिंग जैसी चीज़ें इनको लाइफ में देखने को मिल सकती हैं अपनी। इनकी काफ़ी प्लेजेंट अपीयरेंस होगी, बहुत ही रिफाइंड टेस्ट होगा चीज़ों को लेकर, ब्यूटी आर्ट के लिए काफ़ी ये काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे इन चीज़ों की तरफ। इनको अपनी लाइफ में महिलाओं का सपोर्ट मिल सकता है या इनके आर्टिस्टिक सर्कल्स हो सकते हैं। अच्छा, वीनस लग्न में बैठकर बहुत ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पावर है, बहुत एक्सेसिव सेंशुअलिटी इनको दे सकता है, हेल्थ को वीक कर सकता है। अगर किसी पाप ग्रह की या मेलेफिक प्लैनेट की इनकी दृष्टि पड़ती है, ट्रांजिट में, गोचर में, दशाएं बदलती रहती हैं क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, तो उस समय हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इनको दे सकता है वीनस। इनकी टेंडेंसी हो सकती है कि कंफर्ट सीकिंग की, एस्केपिज्म की,
जब भी जैसे सैटर्न और वीनस दोनों एक साथ हैं, तो सैटर्न क्या एक मेच्योर प्लैनेट है। सैटर्न क्या चाहता है, हार्ड वर्क करवाना चाहता है, प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन वीनस क्या चाहता है, वो कंफर्ट सीकिंग प्लैनेट है, वो आराम चाहता है। तो इस चीज़ में भी इनका लाइफ में थोड़ा सा इनकी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है कि कभी मन करेगा कि आराम करना है और कभी कि बहुत ज़्यादा काम करना है या हार्ड वर्क करना है। इस तरीके की सिचुएशन इनको देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि धनु राशि में है शनि और शुक्र दोनों ही, धनु राशि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की है, तो ये स्पिरिचुअल लव, डिवोशन या भक्ति इस तरफ इनका इंक्लिनेशन हो सकता है। ये भी इनकी कुंडली से रिप्रेजेंट होता है। अब शनि और शुक्र दोनों ही लग्न में हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग और मेच्योर स्टेट में हैं और दोनों ही मैलेफिक हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो इनकी पर्सनालिटी में इम्पैक्ट होगा, जैसे थॉटफुल, आर्टिस्टिक, सीरियस और स्लो मूविंग नेचर के हो सकते हैं। इनका इंटरनली ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रहेगा, बिकॉज ऑफ वही सैटर्न की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वीनस की ऑपोजिट। मतलब सैटर्न डिसिप्लिन्ड है और वीनस कंफर्ट चाहता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनका रहेगा थॉट प्रोसेस। पर्सनालिटी इनकी मेच्योर, डेलिब्रेट, रिफाइंड रहेगी, लेकिन स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज स्लो मूविंग प्लैनेट, तो स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी। रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हो सकती हैं या आंतरिक इनको रेस्टलेसनेस फील हो सकती है। अगर ये स्पिरिचुअलिटीज़ के पाथ पे चलते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ जाते हैं, तो ये रेस्टलेस कम हो सकती है। फिजिकली ये देखने में लंबे, पतले, बहुत ही ज़्यादा पतले मतलब हो सकते हैं, ग्रेसफुल फीचर्स के साथ में सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन या सीरियस फेशियल फीचर्स इनके हो सकते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज या स्किन ड्राइनेस या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्बैलेंसेस, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए कि एक बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल जो है अपनी लाइफ में मेंटेन करें, क्योंकि जो इनकी लग्न की राशि है वो बहुत सात्विक है, तो वो इंडिकेट करती है कि इनको काफ़ी सात्विक रहने की ज़रूरत है। योगा, स्पिरिचुअल रूटीन, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें फॉलो करें। किसी भी तरीके की इंडल्जेंसेस लाइक एल्कोहल, ओवर स्पेंडिंग, लेजीनेस, नॉनवेज, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी लाइफ में आप लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही चूज़ कीजिए जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आए, किसी भी चीज़ में से एक्सेस ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर इंटेलिजेंस ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड हाउस की तरफ। सेकंड हाउस में जहाँ पे लिखा है नंबर 10 और जहाँ पे विराजमान है हमारे सन और मरकरी, तो सैटर्न इसके मालिक हैं और सन जो है सैटर्न के हाउस में आके बैठ गए हैं। तो क्योंकि सैटर्न और सन जो है इनमें शत्रुता है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। साथ ही मरकरी पे आप देखें तो बना हुआ है एक छोटा सा स्टार और एक कैप बनी हुई छोटी सी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मरकरी यहाँ पे है रिट्रोग्रेड। स्टार रिप्रेजेंट्स रिट्रोग्रेड यानी वक्री है मरकरी, और छोटा सा कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मरकरी जो है वो कंबस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो है सूर्य के बहुत ही पास। मरकरी की डिग्री है 8 और सूर्य की डिग्री है 13, तो सूर्य के बहुत ही करीब होने के कारण, अब सूर्य क्या है, आग का गोला है, तो उसके पास कोई भी जाएगा, बहुत पास जाएगा तो सूर्य उसको जला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मरकरी की क्वालिटीज़ को सूर्य जो है जला देंगे, कंबस्ट कर देंगे। तो जब हम सेकेंड हाउस से देखते क्या है, हम देखते हैं यहाँ से आपका वेल्थ, एक्यूमुलेटेड एसेट्स, स्पीच, आपका फैमिली, आपके वैल्यूज़, आपकी फूड हैबिट्स या आपका अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। अब ये अर्थी साइन है, 10 नंबर रिप्रेजेंट्स कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये क्या करते हैं कि ये स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को काफ़ी वैल्यू करेंगे। जब भी कभी पैसे या स्पीच की बात आएगी तो ये इन सब चीज़ों को काफ़ी वैल्यू करेंगे। रिजर्व्ड और कॉशियस हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में। ये फैमिली मैटर्स में काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, या फिर इमोशनल डिस्टेंसिंग
फेस कर सकते हैं या डिलेज फेस कर सकते हैं इन फैमिली मैटर। अब सन यहाँ पर विराजमान होकर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ये देंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर रिगार्डिंग फाइनेंसेस। आपको इनकी डिज़ायर होगी शाइन करने की अपने फैमिली या सोशल स्टेटस को लेकर, इनकी रहेगी कि मैं आई शुड शाइन अमंग माई फैमिली या रिलेटिव्स, ऐसे इस तरीके की इनकी डिज़ायर होगी। इनकी काफ़ी डोमिनेंट और रिस्पेक्टेड वॉइस भी होगी, मतलब लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे उस चीज़ को। जैसे इनकी फैमिली में लीडरशिप पर्सनालिटी हो सकते हैं अपनी फैमिली में, और गवर्नमेंट अथॉरिटी रोल्स या फादर के इन्फ्लुएंस के थ्रू इनको अच्छी अर्निंग हो सकती है लाइफ में। अब सन क्योंकि अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, तो इनका जो है पावर काफ़ी वीक हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि ईगो क्लैशेस हो सकती हैं फैमिली में, हार्शनेस या एरोगेंस रिफ्लेक्ट हो सकता है कभी इनकी स्पीच में। फादर के साथ रिलेशन इनके स्ट्रेन हो सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ के अर्ली फेजेस में स्ट्रगल रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ, मतलब इनको लगे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनिशियल ईयर्स में इनको ऐसा फील हो सकता है। अब सेकेंड हाउस में होने के कारण, मारक हाउस है क्योंकि सेकेंड हाउस, तो सन क्या करेगा कि हेल्थ सेंसिटिविटी देगा जब भी सूर्य की दशाएं आएंगी या कुछ और इनसे रिलेटेड। जब सन एक्टिव होंगे तो हेल्थ के लिए काफ़ी जो है सेंसिटिव इनको बना देगा, मतलब जल्दी से कुछ भी बीमारी पकड़ लेना, इस तरीके की स्थिति क्रिएट करेगा जब जब सूर्य से रिलेटेड दशाएं आएंगी। तो अब मरकरी की बात करें तो कंबस्टेड भी हैं और रिट्रोग्रेड भी हैं, तो इस वजह से अपनी जैसे कंबस्ट होने के कारण अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती हैं मरकरी की कुछ, वो जो है बहुत ही रिड्यूस हो जाती हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं, खो देते हैं मरकरी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे मरकरी को देखिए वो कौन कौन से हाउस के मालिक हैं यहाँ पे, तो वो हैं जहाँ पे लिखा है नंबर 3 और नंबर 6। 3 रिप्रेजेंट्स जेमिनाई, 6 रिप्रेजेंट्स वर्गो। तो ये आपके मैरिज के और कर्म स्थान के, जहाँ से जॉब आपका करियर देखते हैं, तो उसके लॉर्ड हैं मरकरी, तो दोनों ही केंद्र के घर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि जब जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होते हैं जैसे मरकरी, और वो अगर केंद्र में एक से ज़्यादा घर रूल करते हैं तो उनको लगता है केंद्राधिपति दोष। अब यहाँ पे इस दोष को कैंसिल करने के लिए या तो वो प्लैनेट किसी त्रिकोण के घर में बैठ जाए, यानी 1, 5 या 9, 9th हाउस में, फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस में अगर वो प्लैनेट बैठा हो, या फिर वो अपनी ही राशि में केंद्र में बैठ जाए, तो भी केंद्राधिपति दोष कैंसिल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि मरकरी है सेकेंड हाउस में, ना ही वो किसी त्रिकोण के घर में है ना ही केंद्र के घर में है, तो इससे फर्दर वो और वीक हो जाते हैं केंद्राधिपति दोष लगने से। तो इसमें इनके इफेक्ट देख लेते हैं सेकंड हाउस पे क्या क्या है, कि इनकी जो स्पीच होगी वो काफ़ी एनालिटिकल होगी, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बात काटने वाले या फिर बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं अपनी स्पीच में, और काफ़ी इनका बिजनेस में अच्छा माइंड रहेगा। लेकिन रिट्रोग्रेड और कंबस्टेड मरकरी की वजह से कन्फ्यूजन या डिलेज या रीवर्क इनको करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। अब करियर में गए, जैसे मरकरी इज़ द की टू करियर, क्योंकि 10th के लॉर्ड हैं वो, 10th हाउस जो है करियर का होता है, तो यहाँ पे इनके वीक हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि इनको लेट रिकग्निशन मिले या मेंटल स्ट्रेस प्रोफेशन में रहे। और क्योंकि वो मैरिज के भी लॉर्ड, मैरिज हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन इश्यूज या डिले या फिर किसी तरीके का कन्फ्यूजन रिलेशनशिप्स में। अब रिट्रोग्रेड नेचर क्या करता है ना, वो आंतरिक आपकी स्ट्रगल होती है जब कोई प्लैनेट रिट्रोग्रेड हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बाहरी दुनिया में ना होकर आपके आंतरिक जीवन में, आपके अंदर की ऊर्जा पर उसका पड़ता है इम्पैक्ट। तो अब इसमें इनके ना काफ़ी डीप और इनर रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कम्युनिकेशन में या डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंस और वैल्यूज़ में। अब कंबशन की वजह से इनको क्लैरिटी जैसे लाइफ से मिसिंग रहेगी, या कॉन्फिडेंस इनका बहुत कम रहेगा, जैसे क्लियरली बोलने में या फिर बिजनेस नेगोशिएशंस में या मैरिज कम्युनिकेशंस में हो सकता है
कि इनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा ना हो। लेकिन रिट्रोग्रेड होने से कि इनको ना एक डीप इंसाइट भी मिलेगी, ये अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी करते होंगे, और फिर इस वजह से इनको ये चीज़ ना वाइज बनाएगी वक्त के साथ काफ़ी, अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स या पार्टनरशिप मैटर्स में। अब देखिए सन और मरकरी जब साथ होते हैं तो एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं, उसको बोलते हैं बुधादित्य योग। लेकिन क्योंकि मरकरी यहाँ पे कंबस्टेड और रिट्रोग्रेड है तो ये योग जो है डैमेज हो चुका है, और इसमें मरकरी जो है वो केंद्राधिपति दोष की वजह से काफ़ी वीक भी हैं। तो इसीलिए वैसे तो ये योग काफ़ी इंटेलिजेंस या बिजनेस स्टेबिलिटी देता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न का प्रेजेंस एक मकर राशि में सूर्य का होना और फिर मरकरी की वीकनेस, इससे ये योग काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डैमेज। तो इतने अच्छे इनको रिजल्ट उसके बुधादित्य योग के नहीं मिल पाएंगे। फिर भी अगर सपोर्टिंग दशाएं जैसे आती हैं ट्रांजिट में कभी, तो इनको वेल्थ और करियर राइज मिल सकता है स्ट्रगल या डिले के बाद अपनी लाइफ में। अब मरकरी का जैसे मरकरी और सन दोनों ही यहाँ पे थोड़ा सा वीक स्टेट में पहुँच चुके हैं, और सन भी जो है योग कारक नहीं है धनु लग्न के लिए, लेकिन 9th हाउस को रूल करते हैं जो कि एक त्रिकोण का हाउस है। तो ये 9th हाउस बहुत ऑस्पिशियस हमारे लक का हाउस और उसका धर्म का हाउस बोलते हैं। तो सेकंड हाउस में 9th लॉर्ड की वजह से क्या हुआ कि इसमें जो है धर्म ऐड हो जाएगा में, धर्म की एनर्जी, लक की एनर्जी, फादर से रिलेटेड एनर्जी आपकी सेकंड हाउस में आएगी। अब इसमें जैसे जुपिटर की पड़ रही है, जो हमारे बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि, जो बृहस्पति 6th हाउस में जहाँ पे लिखा है नंबर 2, 6th हाउस में बैठकर उनकी 9वीं दृष्टि इस घर पे पड़ रही है। तो जब बृहस्पति की दृष्टि किसी घर पे पड़ती है तो वो क्या करते हैं, उस हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं, उस हाउस से मिलने वाले मेलेफिक रिजल्ट्स यानी बुरे रिजल्ट्स को वो रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ जैसे बृहस्पति हैं उनकी डिग्री अगर देखी जाए तो उनकी है 2 डिग्री, बहुत ही कम है, मतलब ऐसा जैसे उनका अभी जन्म हुआ है, वो अपनी बाल्यावस्था में है बहुत ज़्यादा। और वो बैठे कौन से घर में हैं, वो छठे घर में बैठे हुए हैं, जो कि होता है रोग रिपूरण, बीमारियों का घर ना, शत्रुओं का घर। और राशि भी वो है सेकंड राशि होती है, वो होती है वृषभ। तो इनकी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी इनके लिए ना वीक स्टेट है ये भी जुपिटर के लिए। तो पावर भी, डिग्री भी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी जो जुपिटर की दृष्टि होती है, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जुपिटर को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि ये नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है और केंद्र में इनके 2 घर रूल कर रहे हैं, 1st हाउस और 4th हाउस हैं जुपिटर के। अब क्योंकि ये लग्न के लॉर्ड हैं तो थोड़ा सा वो रिड्यूस हो जाता है केंद्राधिपति दोष, बट फुल्ली नहीं होता। तो काफ़ी है ना वीक स्टेट जुपिटर की भी है इस हॉरोस्कोप में, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस आएगा सेकेंड हाउस पे से, जुपिटर की एस्पेक्ट से विजडम आएगी, मोरालिटी आएगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। इनकी स्पीच बहुत ही थॉटफुल और रिफाइंड होती जाएगी वक्त के साथ में। फैमिली वैल्यूज़ जैसे ट्रेडिशन में जो भी इनकी हैं, स्पिरिचुअलिटी में, मॉरल ग्राउंडिंग में, इन सब में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा जुपिटर का वक्त के साथ में। और नॉलेज के थ्रू, टीचिंग या स्पिरिचुअल अपनी परस्यूट्स के चलते या किसी हीलिंग प्रोफेशन से अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको वेल्थ एक्यूमुलेट करने के चांस मिलते रहेंगे लाइफ में। अब जैसे सन है 9th लॉर्ड, तो जुपिटर क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं सन को, क्योंकि दोनों ही सात्विक प्लैनेट्स हैं और मित्रता है दोनों में। अब ये धर्म को भी बढ़ाएंगे, आपके फादर के इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाएंगे, ईगो को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, गुरु की दृष्टि से गाइडेंस और एथिक्स मिलेगी,
सन को अपना एक्सप्रेशन में, जैसे सन रिप्रेजेंट करता है ना आपका एक्सप्रेशन, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो खुद को, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अब मरकरी पर उनका इफेक्ट होगा कि मरकरी की जो वीकनेसेस हैं उसको ये थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे जुपिटर, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी और वक्त के साथ ये इम्प्रूव होती जाएगी। करियर के लिए और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके मरकरी पे पड़ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब इसमें जैसे जुपिटर जो है 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पर बैठकर अपना दिग्बल खो देते हैं, पर फिर भी इनकी दृष्टियाँ काफ़ी पावरफुल रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी जिस जिस घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब जैसे 6th हाउस की एनर्जीज आ सकती हैं इसमें, सर्विस, लीगल, मेडिकल या हीलिंग ओरिएंटेड इनके कर्मात रहेंगे, जो कि इनकी अर्निंग्स में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर ये दूसरों की हेल्प करते हैं तो उससे भी इनको अर्निंग हो सकती हैं। अब इसमें जुपिटर जैसे इनको ना, जब जब जैसे थोड़ा टफ टाइम आएगा, डिफ़िकल्ट टाइम आएगा, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प इन्हें गुरु की दृष्टि से मिलती रहेगी। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना क्रिएट करके गुरु की दृष्टि उसको कंस्ट्रक्टिव फेज बनाने में हेल्प करेगी। तो इसमें आपका एक जो फेजेस हैं वो पावरफुल एरिया हो सकते हैं आपके कर्मास और ट्रांसफॉर्मेशन के। और जुपिटर की एनर्जी है काफ़ी धार्मिक और प्यूरिफाइंग एनर्जी प्रूव हो सकती है आपके 2nd हाउस के लिए। तो अब चलते हैं हम 3rd हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है 11 रिप्रेजेंट्स एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, और यहाँ पर विराजमान है राहु 12 डिग्री के साथ, 12 डिग्री के राहु यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर पड़ रही है 1st हाउस से शनि की दृष्टि। अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं, करेज, विल पावर, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, आपके डेली एफर्ट्स या सेल्फ इनिशिएटिव्स लेना, हॉबीज़, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हैंड, शोल्डर्स एंड आर्म्स भी आपके 3rd हाउस से रिप्रेजेंट करती है। तो अब इस हाउस की एक खास बात होती है कि अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं तो यहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और वक्त के साथ साथ इस घर से मिलने वाले रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होते हैं। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है, टेक्निकल और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ होते हैं, सोशल इनोवेशन की डिज़ायर होती है। शनि इसको रूल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और अनकन्वेंशनल एनर्जी देते हैं इस हाउस को, जो ये काफ़ी ओरिजिनल आइडियाज़, टेक्नोलॉजी या ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रेक करना, आउटडेटेड ट्रेडिशंस को ब्रेक करना लॉजिक के साथ, इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। अब राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे, क्योंकि राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो राहु यहाँ पर जब बैठता 3rd हाउस में, तो ये एक बेस्ट प्लेसमेंट होती है, और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इस हाउस की बन जाती है इस चार्ट में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा विल पावर और एम्बिशन आ जाएगा 3rd हाउस की वजह से, और काफ़ी बोल्ड कम्युनिकेटर, बहुत ही परsuasive स्पीकर की, जो भी जैसे ये बोलेंगे तो लोग इनकी बात मानेंगे या ये जल्दी से मना लेंगे लोगों को। काफ़ी अच्छा, और मतलब डिजिटल फील्ड्स के लिए, मीडिया, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, टेक्निकल या फिर सोशल मीडिया जैसे फील्ड्स के लिए काफ़ी एक्सेलेंट ये प्लेसमेंट है। और इनिशिएटिव लेने में या कैलकुलेटेड रिस्क लेने में ये काफ़ी फियरलेस रहते हैं, और राहु की वजह से सडन फेम मिल सकता है, सोशल सक्सेस मिल सकती है, वायरल हो सकते हैं, कभी कुछ सोशली कुछ ऐसा काम करें तो राहु ऐसा इनको दिलवा सकता है। कुछ चैलेंजेस भी इनको देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस इन रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, क्योंकि आपका 3rd हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके साथ में हो सकता है रिलेशनशिप्स में कुछ आपकी स्ट्रेन रिलेशनशिप्स रहें। कम्युनिकेशन भी कई बार ऐसा हो सकता है राहु की वजह से कि बहुत ही एग्जैगरेट करके आप बोलें, या मैनिपुलेटिव या किसी तरीके का मिसलीडिंग आपका कम्युनिकेशन हो। ये आपको राहु डिज़ायर दे सकता है क्विक गेन्स की,
मतलब राहु क्या है ना, मेहनत नहीं करना चाहता, तो इस तरीके के वो आपको दे सकता है थॉट्स कि जल्दी से पैसा कमाया जाए कुछ शॉर्टकट लेकर। इम्पल्सिवली बिहेव कर सकते हैं आप अगर यहाँ पे सैटर्न का कंट्रोल वीक पड़ जाता है। अब सैटर्न फर्स्ट हाउस में अटकर थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, और 11th हाउस उनका खुद का हाउस भी है सैटर्न का, और अपने हाउस को ही वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ वो होने नहीं देंगे। लेकिन अगर दशाओं में जैसे दशाएं चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो अगर सैटर्न का कंट्रोल वीक होता है तो उसमें आप इम्पल्सिवली रिएक्ट कर सकते हैं, या कुछ इम्पल्सिव होकर आपका कम्युनिकेशन या कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि फिर आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। अब शनि जो है अपने घर को देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो राहु का जो बहुत ही एम्बिशियस नेचर होता है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, उसको थोड़ा सा ग्राउंड करेंगे, और उसको काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म फोकस वाला ऐसा बनाएंगे। वेल प्लान्ड एक्शंस हो सकते हैं, वही इम्पल्सिवनेस को कम करेंगे शनि उसकी, राहु की, तो काफ़ी आपके वेल प्लान्ड एक्शंस हो सकते हैं। एफर्ट्स भी आपके रियलिस्टिक, काफ़ी सस्टेन्ड, या फिर ऐसे फील्ड्स में आप एफर्ट्स लगा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी परसीवरेंस रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे एम्बिशन और पेशेंस का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, और ये टाइम के साथ जो है आपकी लाइफ में इम्प्रूव होगा थर्ड हाउस से मिलने वाले रिजल्ट। तो आपको कम्युनिकेशन में भी मास्टर और स्ट्रैटेजिस्ट बना सकते हैं आपकी 30s के बाद, लाइक आफ्टर एज ऑफ 30। एफर्ट्स जो आप लेते हैं वो शनि की दृष्टि की वजह से ऑब्स्टेकल्स या डिलेज आ सकते हैं, बट आप अगर उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे तो फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब ये आप जो राहु जो है आपका सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा कामिक फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, आप फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन आपके सिबलिंग्स की, ऐसा हो सकता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट टाइम के साथ में ये चीज़ें अच्छी होंगी। और अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो राहु का जो दिमाग थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों में लग जाएगा, वो इतना फिर आपको परेशान नहीं करेगा। तो अब अगर करियर की बात करें तो जैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टिंग में, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग में, या नॉन ट्रेडिशनल पाथ्स आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी आपको गेन्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए स्ट्रॉन्ग हाउस है इस कुंडली का। तो अब चलते हैं फोर्थ हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 12। 12 रिप्रेजेंट स्पाइसेस, मीन राशि। इनको यहाँ पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो 10वें हाउस में चंद्रमा बैठकर फोर्थ हाउस पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका होम, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, लग्जरीज, व्हीकल्स, मदर से रिलेशन, इमोशनल सिक्योरिटी, आपकी फाउंडेशनल एजुकेशन, आपका इमोशनल वेलबींग, इनर पीस, होमलैंड आपका, ये सब चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब जो पाइसेस है वो एक डुअल ऑफ वाटरी साइन होता है, जुपिटर की राशि है ये, तो स्पिरिचुअल, सेंसिटिव, इमेजिनेटिव, इमोशनल, एस्केपिस्ट नेचर होता है, काफ़ी एक पॉजिटिव और धार्मिक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि आपका एक डीप इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने घर के साथ में, अपनी मदर के साथ में, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही जैसे सिक्लूडेड प्लेसेस में, अकेले में जो है ना सुकून मिलता हो, शांति मिलती हो, या नेचुरल सेटिंग्स में या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आपको सुकून और शांति मिलती हो, या आपका जैसे माइंड है वो मिस्टिसिज्म की तरफ या इमोशनल एक्सप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अपने कंफर्ट और हैप्पीनेस को लेकर आपका एक काफ़ी आइडियलिस्टिक नेचर हो सकता है, कि मतलब आपको एक डीप इमोशनल फुलफिलमेंट की डिज़ायर रहेगी, नॉट ओनली मटेरियल कंफर्ट बट डीप इमोशनल फुलफिलमेंट की आपको डिज़ायर रहेगी। तो अब जो मून की जो है दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस से, वो वर्गो राशि में बैठे, कन्या राशि में, तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए मून जो है वो एक नेचुरल कारक है इस फोर्थ हाउस के, क्योंकि मून भी रिप्रेजेंट करते हैं मदर को, तो इमोशंस, मदर, नरिशमेंट और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्थ हाउस के नेचुरल कारक बन जाते हैं, और वो उसी पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनकी ये कुछ इम्पेक्ट होगा कि आपका एक काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है अपने होम और मदर से, मेंटल नीड
सॉरी मेंटल पीस और इमोशनल फुलफिलमेंट की आपको काफ़ी डीप नीड फील हो सकती है अपनी लाइफ में। इमोशनल फ्लक्चुएशंस आप फील कर सकते हैं जब आप घर पे होते हैं। आप काफ़ी मूडी आप हो सकते हैं जब आप अपने घर में होते हैं। तो आपकी इंट्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा ये आपकी पर्सनल लाइफ में। और ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर काफ़ी सेंसिटिव और नर्चरिंग नेचर की हों, या आपकी उनसे, अपनी मदर से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी हो, ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि 10th हाउस का और 4th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, मून 10th हाउस में बैठकर अपनी दृष्टि डाल रहा है 4th हाउस पे, तो ये शो करता है कि आपको अपने काम से, करियर से ना काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन या मतलब कंफर्ट वाली फीलिंग आएगी। जैसे आप अगर कुछ अपना घर में रह के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या फिर फैमिली बिजनेस अपना कुछ करें, तो इससे आपको काफ़ी कंफर्ट की फीलिंग और सुकून वाली मतलब फीलिंग आपको आएगी। ऐसा हो सकता है। अब जैसे जुपिटर है वो 4th हाउस में उन्हीं की राशि है, 12th राशि के लॉर्ड हैं जुपिटर, और 4th हाउस के वो बन जाते हैं लॉर्ड, और वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में। तो अब ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं घर में, या सेक्रीफाइस आपको लाइफ में करने पड़ सकते हैं रिलेटेड टू होम, मदर, या अपनी सुकून शांति या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको करने पड़ सकते हैं सेक्रीफाइस। अब क्योंकि पाइसेस जो है ना सेक्रीफाइस करने वाली राशि भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने डोमेस्टिक कंफर्ट के लिए ना काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़े उसको अचीव करने के लिए। अब जो आपका माइंड है जैसे उसको चाहिए सुकून शांति, लेकिन अब जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स और डिलेज के घर में जाके बैठ गए हैं। तो ये एक मतलब काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस आपको दे सकती है ये प्लेसमेंट। अब जैसे सर्विस, पेशेंस, या जैसे ऑपोजिशन को मैनेज करना, या डेट मैनेजमेंट, इस तरीके की जो फील्ड होते हैं, काम होते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं हमारे 6th हाउस में। अब इसमें क्या होगा कि जैसे 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी ना, जैसे जैसे जुपिटर मेच्योर हो गए, मतलब आपकी आफ्टर 30s में आप देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको अपने घर से जुड़ी हुई चीज़ों, 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। में आप काफ़ी इमोशनल और इमेजिनेटिव नेचर के हो सकते हैं, जैसे 4th हाउस से रिफ्लेक्ट हो सकता है कि आपका कुछ इनर वर्ल्ड हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इनर वर्ल्ड आपने कुछ क्रिएट कर रखा है, या आपकी इमोशनल क्रेविंग है पीस को लेकर, अनकंडीशनल लव को लेकर। ये हो सकता है कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड में आपने ऐसी कुछ स्ट्रगल फेस करी हो, या इश्यूज फेस करे हो रिलेटेड टू मदर या फैमिली की, आपको इन सब चीज़ों की डिज़ायर है, अनकंडीशनल लव और पीस की। और जैसे जैसे ये जुपिटर बृहस्पति मैच्योर होंगे, आपको दिखेगा आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबलाइज होगी, और जुपिटर और मून की दशाएं भी जब आएंगी तो आपको उसमें कंफर्ट दिखेगा। चलते हैं 5th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 1, और जहाँ पर बैठे हैं हमारे मंगल, मार्स, जिनके ऊपर लिखा हुआ है 10 रिप्रेजेंट्स 10 डिग्री ऑफ मार्स। अब मार्स, मंगल जो होते हैं ना, नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, बुरा फल देने वाले, लेकिन यहाँ पे वो बन जाते हैं बेनिफिक, अच्छा शुभ फल देने वाले। क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड हैं त्रिकोण हाउस के। 5th हाउस जो है त्रिकोण का हाउस होता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाउस होता है। तो यहाँ पर वो एक तो त्रिकोण हाउस में बैठकर बेनिफिक बन चुके हैं, और दूसरा ये कि इस कुंडली में मंगल जो है योग कारक भी हैं। वो योग कारक इसलिए हैं क्योंकि एक तो उनके पास हाउस है फर्स्ट, ये 5th हाउस को वो रूल कर रहे हैं, और दूसरा वो रूल कर रहे हैं 12th हाउस को। तो अब ये यहाँ पर बैठकर जो है मंगल बन चुके हैं योग कारक, जो इनकी पावर को और बढ़ा देता है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ है इस वाले हाउस में। अब 5th हाउस में हम क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, आपके पिछले जन्म के कर्म, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या किसी तरीके की मंत्र सिद्धि, स्पेकुलेशन का भी ये हाउस है, इसमें से स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, या रोमांस रिलेशनशिप, आपकी एक्सप्रेशन, मेमोरी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं 5th हाउस से।
अब 5th हाउस में आ चुकी है मेष राशि, मंगल की ही राशि है और वो खुद अपने घर में ही बैठे हैं मंगल, तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस हाउस में। तो इसमें इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस होगा इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ, बोल्ड डिसीजंस की तरफ। ये काफ़ी एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, इंटेलिजेंट, शार्प, करेजियस, क्रिएटिव हो सकते हैं। इनकी एक डिज़ायर है, इनको पसंद हो सकता है लीड करना, स्टैंड आउट करना, अलग दिखना, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना, इंटेलेक्चुअल या इनके क्रिएटिव परस्यूट्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आ जाता है कि एरीज जो है, मेष राशि जो है, वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है, और क्योंकि मंगल 10 डिग्री के हैं तो ये मूल त्रिकोण इनका घर बन जाता है, तो इसको एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि करेज, मेमोरी, बोल्डनेस इन एक्सप्रेशन, इन सब में काफ़ी ब्रिलियंस रहेगा इनका, और ये इनको काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देगा स्पोर्ट्स के एरिया में, डिबेट्स में, टेक्निकल फील्ड्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो काफ़ी इनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। और मार्स क्या करता है, आपको स्ट्रैटेजी और कंपटीशन के लिए ना एक्सीलेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनके चिल्ड्रन भी हैं काफ़ी बोल्ड, असर्टिव, हाईली एनर्जेटिक होंगे, और ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं रियल एस्टेट, डिफेंस, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप या पॉलिटिक्स में। मंत्र सिद्धि, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, जिनसे अगर 9th और 12th लॉर्ड की इनको सपोर्ट मिलती है तो मंत्र सिद्धि अगर करें, परस्यू करें तो ये उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स या हाई स्टेक्स जहाँ पे होते हैं उन सभी फील्ड्स के लिए ये प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव है। चैलेंजेस इनको देखने पड़ सकते हैं लव रोमांस में, क्योंकि मंगल है फायरी साइन, बहुत ही उग्र स्वभाव होता है, एग्रेसिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इनकी मतलब जो चिल्ड्रन होंगे ना इनकी, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, या इनके ना एक से ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर्स हो सकते हैं। स्पेकुलेशन में इनको रिस्क टेकिंग ये बनाएगा, लेकिन ध्यान से इनको करना है, कंट्रोल्ड वे में, अदरवाइज इनको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो इनको ज़रूरत है ना मंगल की एनर्जी की, यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है मंगल में, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी मंगल की जो एनर्जी है ना उसको चैनलाइज करें राइट डायरेक्शंस में। तो आप किसी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में रेगुलरली एक्टिव रह सकते हैं, या फिर जिम वगैरह आप जाएं जिसमें काफ़ी फिजिकल एनर्जी आपकी चैनलाइज हो। तो ये आप अपनी लाइफ में कोशिश करें जिससे कि मंगल की एनर्जी किसी गलत चीज़ों में ना लगे। अब जैसे ये वाली जो प्लेसमेंट है ना, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है किसी राजयोग वाले कॉम्बिनेशन की। जैसे मार्स जो है अपने ही घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, त्रिकोण के घर में बैठे हैं, तो ये आपको काफ़ी जो है ना हद तक जैसे राजयोग वाले रिजल्ट होते हैं उसी तरीके के रिजल्ट आपको यहाँ से इस हाउस से मिल सकते हैं। और इसमें धन योग की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो पड़ रही है 11th हाउस पे, जहाँ पे लिखा है नंबर 7। तो 7th हाउस होता है आपका गेन्स का हाउस, तो अगर हम इससे गेन्स, मॉनेटरी गेन्स से कनेक्ट करें तो आपका एक ये धन योग भी बनाता है मंगल। तो अब 5th हाउस में चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी की बात करें तो जैसे इनके हो सकता है कि पॉसिबली इनका फर्स्ट जैसे है ना मेल चाइल्ड हो, काफ़ी शार्प, असर्टिव, एनर्जेटिक, और ऐसा हो सकता है कि इनका जैसे एक चाइल्ड जो है बाकी बच्चों पे डोमिनेट करने वाला या बोल्ड नेचर का हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, अगर एक से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं तो इनकी काफ़ी असर्टिव, ओरिजिनल, रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लीडर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, स्ट्रैटेजिस्ट, डिबेटर्स के लिए, किसी भी तरीके का लीडरशिप वाला काम जो है ये काफ़ी एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है कि इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। कुछ तो इन्होंने वीरता, बहादुरी वाले, प्रोटेक्शन या लीडरशिप से रिलेटेड बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, तो ये इनको इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मिली है। इसमें वही मंत्र सिद्धि और मेडिटेशन अगर ये किसी गुरु की गाइडेंस में करते हैं तो इनको जो है ना क्या कहते हैं काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, काफ़ी अच्छे इनको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। भक्ति के लिए भी ये प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनको जुपिटर और मून का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है ट्रांजिट्स में।
तो ये ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाउस है और तब आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को भी रिप्रेजेंट ये करता है। और अब हम चलेंगे 6th हाउस की तरफ। 6th हाउस में है नंबर 2 टॉरस वृषभ, और यहाँ पे बैठे हैं हमारे लग्न के लॉर्ड जुपिटर 2 डिग्री के। अब लग्न के भी लॉर्ड हैं और वो 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और बैठे हैं 6th हाउस में, जो कि रिप्रेजेंट करता है एनिमीज़ का, कंपटीशन का, ऑब्स्टेकल्स का, डिजीज, डेथ्स, लीगल डिस्प्यूट्स, आपका डेली वर्क जिससे आपकी रेगुलर इनकम होती है, सर्विस, आपके कोवर्कर्स, और एबिलिटी टू फाइट या विन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स, या किसी तरीके के मैटर्नल रिलेटिव्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं 6th हाउस से। अब टॉरस जो वृषभ जो है ना फिक्स्ड अर्थी साइन है, तो ये क्या करता है, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच इनके अंदर लेकर आएगा एनिमीज ऑब्स्टेकल से डील करने के लिए। ये किसी भी तरीके का ना कॉन्फ्लिक्टिंग या कैओस वाली सिचुएशन है वो इनको पसंद नहीं होती है, और ये काफ़ी काम और स्टेबल सिचुएशन या इन्वायरमेंट ये प्रेफर करते हैं। तो हो सकता है अपने जैसे ऑब्स्टेकल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी आते हैं इस तरीके की चीज़ें, तो उनको शांति से सुलझाने में विश्वास रखते हो, या इसी तरीके से कोशिश इनकी रहती हो। फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे करियर शिफ्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट उसको ये रेजिस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंफर्ट पे इनका फोकस रहेगा, चाहे सर्विस बेस्ड रोल में भी हो। और हेल्थ और वर्क को लेकर जो इनके बिलीफ होते हैं ना, जो इनके फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। इनके बिलीफ को अगर कुछ गलत कोई प्रूव करने की कोशिश करे तो ये उसको पसंद नहीं करेंगे, और काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं अपने बिलीव्स को लेकर। तो अब जैसे जो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो 4th हाउस के से लॉर्ड हैं और 1st हाउस के, तो हेल्थ, बॉडी, पर्सनालिटी, एथिक्स, साथ ही मदर, होम, इनर पीस और एजुकेशन को वो जो है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो अब इससे क्या होगा कि इनका ना ये स्ट्रॉन्ग एथिकल बेस होगा। जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा सच का जैसे साथ देंगे, सही बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करेंगे किसी को या कुछ गलत बात करेंगे सिर्फ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को विन करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे, काफ़ी एथिकल रहेंगे। अपने एनिमीज़ के ऊपर इन्हें विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि जो जुपिटर है वो इन्हें काफ़ी मॉरल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा अपने ओपोनेंट्स या ओपोजिशन को ओवरकम करने के लिए। लीगल मैटर्स या काउंसलिंग रिलेटेड कुछ होता है तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे होंगे, और अगर जैसे एडवाइजरी या जस्टिस या हीलिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाते हैं तो उसमें भी इन्हें सक्सेस मिलेगी। इन्हें स्ट्रगल के थ्रू ना इनको वो मिलेगी, जैसे विजडम होती है, जैसे कुछ लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं अपनी लाइफ में, जैसे स्ट्रगल आएगी इनकी लाइफ में तो उससे इन्हें लेसन्स लर्न करने को मिलेंगे और विजडम इनको मिलेगी। एनिमीज, डेथ्स या किसी तरीके की डिजीज़ वगैरह ये सब, इनसे इनको काफ़ी विजडम मिलेगी, और ये काफ़ी अच्छा मतलब काम करते हैं सर्विस इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे विजडम को अप्रिशिएट किया जाता है। चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एथिक्स और स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपैशन को हो सकता है, तो ये अपने कोवर्कर से भी सेम लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी एक्सपेक्ट करें वर्क प्लेस पे या कोवर्कर से, जो कि जनरली लोगों में नहीं होता। तो यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर सकते हैं कि ओवर आइडियलिज्म जैसी चीज़ हो सकती है इनके साथ में। इनके हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो कि इनकी जेनरोसिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इनको कुछ माइल्ड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू लीवर, डाइजेशन, फैट या शुगर, अगर जुपिटर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है गोचर में या ट्रांजिट्स में। अब ये कई बार हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मॉरली रिजिड ये मतलब हो जाते हो कभी कभार सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में, तो इस चीज़ का इनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा सा इजी होने की ज़रूरत है। इनका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है सर्विस या कंपटीशन में। अगर ये किसी भी तरह की सर्विस या कंपटीशन में जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इनका उसमें ग्रो करने का। इसमें लीगल प्रोफेशंस में टीचिंग, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, एडवाइजरी रोल्स, एनजीओ, सोशल सर्विस या गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड्स में, सर्विस फील्ड्स में जाते हैं तो यहाँ पे इनको सक्सेस मिलेगी।
इनको नेचुरली काउंसलिंग की जैसे एबिलिटी होती है ना, क्योंकि ऑलरेडी अपने जीवन में इस तरीके की चीज़ें देख चुके होते हैं, अपनी लाइफ में गो थ्रू कर चुके होते हैं इस तरीके की सिचुएशंस, तो इनके अंदर वो एबिलिटी भी आ जाती है काउंसलिंग करने की, और इनको काफ़ी हम्बल बनाती हैं ये सब चीज़ें। अगर इनको जैसे स्ट्रॉन्ग मून और सैटर्न का इन्फ्लुएंस मिल जाता है तो काफ़ी इनको मतलब ये हम्बल बनाएगा, और ये कर्म योग और सेल्फलेस सर्विस की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं 7th हाउस की तरफ। 7th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 3 रिप्रेजेंट्स जेमिनी राशि। अब यहाँ पर 7th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है सैटर्न और वीनस की 1st हाउस से, तो शनि और शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं 7th हाउस पर। अब 7th हाउस से हम देखते हैं मैरिज, पार्टनरशिप, आपका स्पाउस, पब्लिक लाइफ, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स से किसी भी तरीके की लीगल बाइंडिंग्स, बिजनेस या पर्सनल हो सकती हैं दोनों ही। तो अब जेमिनी अगर 7th हाउस में होता है तो क्या जेमिनी होता है डुअल एयर साइन जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, आपका इंटेलेक्ट, ये रिलेशनशिप्स में एक मेंटल कनेक्शन लेकर आता है, और ये मतलब चाहेंगे कि इनका स्पाउस जैसे काफ़ी टॉकेटिव, यूथफुल और क्यूरियस नेचर का हो। तो अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं कि जो इनका जैसे पार्टनर है तो काफ़ी कम्युनिकेटिव हो। इसमें थोड़ा सा इनका ना जैसे डिसीजन भी फ्रिक्वेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इसमें, कि इनके मैरिज के टूवर्ड्स थॉट्स शिफ्ट हो सकते हैं बिफोर फाइनली गेटिंग मैरिड, या इनका हो सकता है कि जो जैसे सोशली जो फेमस लोग या वर्सेटाइल, इंडिपेंडेंट, इस तरीके का जो है ना पार्टनर्स की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट लोगों से। अब ये डुअल साइन होता है जैसे जेमिनी, मिथुन, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हों बिफोर मैरिज, या एक इनडिसिसिव स्टेट में जैसे रहते हो, कोई भी डिसीजन जैसे लेना फाइनली मैरिज का, तो वो डिसीजन लेने में इनको स्ट्रगल हो, ऐसा हो सकता है मल्टीपल टाइम्स डिसीजन चेंज करें, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। अब क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या होगा कि ये ना शनि मैरिज को डिले करवाएंगे, तो हो सकता है इनकी काफ़ी मैरिज जो है लेट हो। रिलेशनशिप में लेकिन सीरियसनेस लेकर आएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की डिज़ायर रहेगी। ऐसा हो सकता है कि शनि ना रिप्रेजेंट करते हैं ओल्डर पार्टनर्स, मेच्योर पार्टनर्स, तो ये हो सकता है लाइफ में अपना ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करें। और एक बार मैरिज हो जाएगी तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, शनि क्या है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं, बट रिलेशनशिप में शनि की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है काफ़ी कोल्डनेस या इमोशनल डिस्टेंस, ऐसी फीलिंग या ऐसी सिचुएशन आ जाए। मैरिज के थ्रू इन्हें लेसन्स मिलेंगे, पार्टनरशिप में फील कर सकते हैं बर्डन जैसा, ये मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा से इन्जॉय ना करें और एक बर्डन की तरीके से इन्हें फील हो पार्टनरशिप, लाइक मैरिज की पार्टनरशिप भी हो सकती है और बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। अब क्योंकि ये जो शनि है वो सेजिटेरियस में है, धर्म का साइन है, तो ये ना मैरिज में काफ़ी जैसे एक ड्यूटीफुल ना अपनी ड्यूटी निभाने वाले कि मेरा कर्तव्य क्या है, काफ़ी आइडियलिस्टिक इस तरीके के इनकी रहेगी अप्रोच। लेकिन हाँ मैरिज डिले हो सकती है, क्योंकि जो शनि की 7वीं दृष्टि होती है ना वो पेशेंस टेस्ट करती है रिलेशनशिप्स में। तो अब आप इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो। अगर आपने वहाँ पे पेशेंस रख के आराम से अपने रिलेशनशिप को आप लेके चलते हैं तो फिर ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। वहीं अगर आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं या फिर किसी भी तरीके का ऐसा डिसीजन जैसे मैरिज से दूर जाने वाला कुछ नेगेटिव डिसीजन लेते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ सकती हैं। तो जैसे शनि आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट लेते हैं ना तो फिर वो रिवॉर्ड भी करते हैं उस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे 7th लॉर्ड मरकरी यहाँ वीक हैं, कंबस्ट भी हैं, रिट्रोग्रेड भी हैं और केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ है,
तो इसमें ना सैटर्न को थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव दिखाने का मौका मिल जाता है, तो इमोशनल रिजिडिटी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। अब चलिए यहाँ पे ना वीनस का भी अपना रोल है, वो भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए उससे क्या इफेक्ट आता है। वीनस पावरफुल भी हैं, वर्गोत्तम है और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस चार्ट में, लग्न में भी बैठे हुए हैं। तो अब इसमें क्या क्या इसके जो ना आस्पेक्ट होंगे। वीनस यहाँ पे लेकर आएगा लव, रोमांस, अट्रैक्शन, आर्टिस्टिक टच, और जो शनि की कोल्डनेस है ना सॉफ्ट करेंगे वो वीनस जो है, शुक्र जो है वो सैटर्न के प्रभाव को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अब इनकी मैरिज जो है वो हो सकता है कि सोशल कनेक्शंस के थ्रू, या वर्क प्लेस पे कोई पार्टनर इन्हें पसंद आ जाए, या फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट किसी के साथ में इनके मैच हो जाएं, तो वहाँ से मैरिज इनकी हो सकती है। इनको एक ऐसी कंपेनियनशिप की डिज़ायर रहेगी, स्पेशली उन लोगों से जो कि एम्बिशियस हैं, सोशली वेल प्लेस्ड हैं, क्योंकि वीनस रूल करता है ना 11th हाउस, डिज़ायर्स का हाउस, तो वो सोशल सर्कल और डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इसी तरीके का पार्टनर की डिज़ायर हो। तो इसमें क्या होगा कि जैसे रोमांटिक इन्फ्लुएंस तो ऐड करेंगे वीनस इसमें, इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन की अपनी मैरिज में। ये एक अच्छा स्पाउस मिलने के चांसेस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, स्पेशली कोई गुड लुकिंग या आर्टिस्टिक पार्टनर जैसे इनको मिले। लव और अफेक्शन के टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि वीनस चार्म और डिप्लोमेसी देता है रिलेशनशिप्स में। सैटर्न की कोल्डनेस को भी ये सॉफ्ट करेगा और रिलेशनशिप्स में इनके वार्मथ लेकर आएगा। तो इनका स्पाउस जैसे कैसे हो सकता है कि काफ़ी मेंटली स्टिमुलेटिव या कम्युनिकेटिव या फिर यंगर हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये प्रेजेंस ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट्स यूथ, प्रिंस होते हैं वो यंग भी हैं काफ़ी, तो हो सकता है इनके काफ़ी यंग पार्टनर हों। अब आर्टिस्टिक, अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वीनस के एस्पेक्ट या वीनस के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब लेकिन सैटर्न सजेस्ट करेगा एक मैच्योर, करियर ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, तो आप इनका कुछ मिक्स देख सकते हैं, इसकी मिक्स क्वालिटीज़ का पार्टनर आपको मिल सकता है कि इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल और इमोशनल क्वालिटीज़ उसमें। तो इनको कुछ जैसे चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पे मेलेफिक हैं इस कुंडली में, तो कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या हेल्थ रिलेटेड कार्मिक डेथ्स आ सकते हैं थ्रू रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में। 6th हाउस की एनर्जी भी है वीनस की, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स या किसी भी तरीके का कंपटीशन ऐसा फील कर सकते हैं, पावर स्ट्रगल फील कर सकते हैं, इम्बैलेंस एक्सपेक्टेशन फील कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप में, अपने स्पाउस के साथ में या बिजनेस पार्टनर्स के साथ में। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल अट्रैक्शंस या रिलेशनशिप्स हों इनके बिफोर मैरिज, क्योंकि 11th हाउस की ओनरशिप भी है वीनस के साथ में, तो वो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है कि मार्स की भी जैसे इन्फ्लुएंस है ना, तो उसमें ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी इनिशिएटिव टेकिंग हो ना रिलेशनशिप्स में, जैसे खुद से जल्दी प्रपोज कर देना बिना ज़्यादा सोचे समझे किसी को, और फिर बाद में रियलाइज़ करना कि नहीं ये पार्टनर तो सही नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। इनका जैसे मैरिज पार्टनर जो है वो काफ़ी डिमांडिंग, एम्बिशियस या फिर किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। ये अपने क्लाइंट फेसिंग रोल्स में ना काफ़ी अच्छा करेंगे, ऐसा इनके चार्ट से रिफ्लेक्ट होता है। बिजनेस और लीगल पार्टनरशिप्स थ्रू स्ट्रॉन्ग एथिकल ग्राउंडिंग, इस तरीके की सिचुएशन ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकी सक्सेस जो है इम्प्रूव होती जाएगी विद एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे इनको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे वैसे इनको सक्सेस लाइफ में मिलती रहेगी और इम्प्रूव होती रहेगी। ये डिसिप्लिन और एस्थेटिक्स को, जैसे सैटर्न और वीनस की एनर्जी को बैलेंस करने में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे लाइफ में।
अब जैसे मरकरी हैं हमारे, वो सेकंड हाउस में बैठ गए हैं मकर राशि में, रिट्रोग्रेड भी हैं, कम्बस्ट भी हैं, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ जाएं मैरिज में। तो उसके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ओपन कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन करके रखें, जिससे किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह ना मिले आपकी लाइफ में। अब प्रैक्टिकल पार्टनर तो आपका रहेगा बिकॉज ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, ये अर्थी साइन में है, वीनस और सैटर्न की भी दृष्टि है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक ये सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये बना देता है कि जब सेवन्थ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में जाके बैठ जाते हैं, तो यहाँ से ना जैसे सेकंड हाउस वेल्थ का होता है और सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का, तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्पाउस के थ्रू काफ़ी वेल्थ मिले या पार्टनरशिप्स के थ्रू काफ़ी वेल्थ मिले। मैरिज के बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छी वेल्थ अपने स्पाउस के थ्रू मिल सकती है। बट ये है कि कंबशन जैसे मरकरी का हो सकता है, तो उसके थ्रू डिलेज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपकी अर्ली लाइफ में। अब चलते हैं हम 8th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 4। नंबर 4 रिप्रेजेंट्स कैंसर, जिसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। अब इस घर पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की फ्रॉम एरीज 5th हाउस, तो मंगल की चौथी दृष्टि है 8वें घर पे। सन की और मरकरी की है 7वीं दृष्टि। तो अब 8th हाउस से हम देखते हैं लॉन्जिविटी, डेथ, सडन इवेंट्स और हिडन नॉलेज, ऑकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस। इन लॉज का भी हाउस की यहीं से देखते हैं। जॉइंट रिसोर्सेज, स्पेशली आफ्टर मैरिज, आपके जो भी आपके स्पाउस के साथ जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं वो देखते हैं। मिस्टिसिज्म, रीबर्थ, सर्जरीज, क्रॉनिक इलनेस, हिडन फियर्स, ट्रॉमाज या साइकोलॉजिकल डेप्थ, ये सब चीज़ें भी हम 8th हाउस से देखते हैं। अब कैंसर क्या है, एक वाटरी साइन है, इमोशनल, सेंसिटिव, नर्चरिंग, क्योंकि मून है उसके लॉर्ड। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी ना डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होंगी लाइफ में। मतलब इमोशनल अप एंड डाउन आपके ना लाइफ में थ्रू आउट लगे रहेंगे, मतलब इंटेंस इमोशनल अप एंड डाउन आपको फील होगा। कभी एकदम सडनली लो आप फील करेंगे, कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे लाइफ में। इस तरीके की सिचुएशन थ्रू आउट आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग साइकिक या इंट्यूटिव टेंडेंसीज हो सकती हैं। आप नेचुरली हिडन या किसी ऑकल्ट फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं। इमोशनल सीक्रेट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप ना जैसे अपने जैसे ज़ख्मों को छुपाते हैं लोगों से, इस तरीके की टेंडेंसी है कि आप कितनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, चीज़ आप छुपाते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं इन चीज़ों में। आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो हैं, स्पेशली जो आपकी मदर साइड से है ना, ट्रेंड्स या इस तरीके के पैटर्न्स हैं, वो आपकी लाइफ में ना एक काफ़ी डीप रोल प्ले कर सकते हैं आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में। और जैसे मंगल की दृष्टि है इस पे, तो प्रोटेक्टिव है मंगल की दृष्टि, लेकिन एग्रेसिव भी है, क्योंकि मंगल जो है ना जैसे 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा कि इनके क्राइसिस को ओवरकम करने में ना आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। मतलब कभी भी जैसे इमोशनल पेन अगर आपको लाइफ में होता है, तो उसको ना काफ़ी आप एग्रेसिवली हैंडल करेंगे। किसी तरीके की इमोशनल पेन से गुजरेंगे तो आप काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे। उसमें ऑकल्ट को एक्सप्लोर, ऑकल्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में काफ़ी करेजियस रहेंगे। डीप रिसर्च में काफ़ी आपका पैशन रहेगा। इंश्योरेंस, डिफेंस, मेडिकल करियर में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका। रैश डिसीजंस और स्ट्रेसफुल टाइम्स में आप जैसे ले सकते हैं, इस तरीके का इफेक्ट भी हो सकता है मंगल की वजह से। इन लॉज के साथ ट्रबल या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आफ्टर मैरिज, पोस्ट मैरिज आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सडन इंजरीज या सर्जरीज भी, क्योंकि मंगल है ना, मंगल सर्जरी और ये एक्सीडेंट्स और इंजरीज का भी कारक होता है, तो ये भी देखने को मिल सकती हैं। और मंगल जो है ना एक फायरी साइन है, और ये जो है ना इमोशनल हाउस, वाटरी और इमोशनल साउंड, तो आग और पानी का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये काफ़ी इंटेंसिफाई कर देगा कि ना इनर रेस्टलेसनेस को, ऐसा
आप फील कर सकते हैं लाइफ में। अब जैसे सन और मरकरी की भी दृष्टि है, तो सन रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा, आपके फादर, ईगो रिप्रेजेंट करता है, वाइटैलिटी आपकी रिप्रेजेंट करता है सन। अब वो बैठे हैं एनिमी के हाउस में, जिसकी वजह से थोड़ा वीक हो चुके हैं, और एक कंबस्टेड प्लैनेट, कंबस्टेड मरकरी के साथ में वो हाउस उन्होंने शेयर किया हुआ है, सेकेंड हाउस। तो इसका से क्या इफेक्ट होगा कि वो हिडन मैटर्स में वाइटैलिटी लेकर आएंगे, वाइटैलिटी नहीं, विजिबिलिटी लेकर आएंगे। मतलब सन का काम क्या होता है, रोशनी डालते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो कोई भी हिडन मैटर्स जैसे होंगे तो उसको ना वो कर देंगे, प्रकाश डाल देंगे उनके ऊपर। लीडरशिप जो फैमिली साइड से हैं, ऐसा हो सकता है कि विरासत में वो आपको लीडरशिप मिले अपनी फैमिली से। और इनके जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव जैसे फेजेस आएंगे लाइफ में, उसमें काफ़ी आपको डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करेगा सन। और इसमें ईगो क्लैशेस हो सकती हैं इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, या सीक्रेट्स हो सकते हैं फैमिली लेगेसी में। अब इसमें स्ट्रगल्स हो सकती हैं, मतलब ट्रस्ट करने में, या फिर मतलब इमोशनली किसी को ट्रस्ट करने में स्ट्रगल फील कर सकते हैं। हेल्थ फ्लक्चुएशंस या पैटर्नल फैमिली के साथ में इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। अब ये जो है सन की वजह से ईगो हो सकती है, थोड़ा कंट्रोल पावर या ट्रस्ट में अपने फैमिली मैटर्स में। तो इसमें अब जैसे मरकरी हैं, तो मरकरी का क्या है, जैसे रिट्रोग्रेड हो गए हैं तो वो थॉट्स को आपके इंटरनलाइज कर देंगे, पास्ट को रिव्यू करने की टेंडेंसी जैसे ज़्यादा होगी, पास्ट में क्या हुआ उस चीज़ को बार बार रिव्यू करना। और जो इंटेलेक्ट है ना आपका, वो थोड़ा ईगो की वजह से क्लाउडेड हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, फादर के साथ में इशूज। तो इसमें ऐसे इंटेलेक्चुअली मतलब आप क्यूरियस रहते हैं साइकोलॉजी, सीक्रेट्स और स्पिरिचुअलिटी को लेकर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है वही ऑकल्ट स्टडी का, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है मिस्ट्रीज़ को रेशनलाइज वे में देखने का। अब इसमें क्या होगा, कंबशन रिड्यूस करेगा क्लैरिटी इन हैंडलिंग जॉइंट रिसोर्सेज विद स्पाउस। मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसट्रस्ट की फीलिंग हो सकती है इन लॉज के साथ में, या स्पाउस के फाइनेंसेस को लेकर। पर्सनल पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकता है। इंटरनल एंग्जाइटी और या रिपीटेटिव थॉट्स, जैसे को भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, ट्रॉमा या डेथ को लेकर रिपीटेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे। ओवर थिंकिंग या इनर कॉन्फ्लिक्ट भी रिप्रेजेंट होता है मरकरी के रिट्रोग्रेड होने से। अब ये मरकरी का इन्फ्लुएंस क्या करेगा, आपको रेशनल अप्रोच देगा टूवर्ड्स इमोशनल टॉपिक्स, लेकिन आपको ओवर एनालिटिकल भी बनाएगा, और इंटरनल डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करेगा, जैसे लाइफ डेथ से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उसमें। तो ये देखने को मिल सकता है। मंगल आपको, अब इसमें सारे कंबाइंड इफेक्ट की बात करें तो मंगल ऐड करेगा इंटेंसिटी, करेज, क्विक एक्शन, या फिर क्राइसिस या सर्जरीज लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में। सन क्या करेगा, इनहेरिटेंस पे फोकस करेगा, ईगो आ जाएगी सीक्रेट्स में, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड मैटर्स में। मरकरी आपको क्या करेगा, ओवर थिंकिंग, हिडन फियर्स या एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी, ट्रॉमा या सीक्रेट्स में एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी आप फील कर सकते हैं। तो अब ये सारे जो जिन भी प्लैनेट्स की मार्स, सन, मरकरी, ये सारे मेल और उग्र स्वभाव के से हो गए हैं यहाँ पे, और सारे के सारे 8वें घर को देख रहे हैं। तो ये ना काफ़ी सेंटर ऑफ इंटरनल टर्बुलेंस जैसी प्रॉब्लम ना आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की आप एक्सपीरियंस आपने किया होगा या करते होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन और कार्मिक चैलेंजेस को लेकर भी काफ़ी ना टर्बुलेंसी फील होती होगी। ये एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है कि क्योंकि कैंसर साइन जो है उसका सॉफ्ट साइन है, और ये सारे अदर प्लैनेट्स जो तीनों प्लैनेट्स हैं इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, हार्ड एस्पेक्ट है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप ऊपर से तो बहुत शांत रहते होंगे, लेकिन इंटरनली आपके अंदर जैसे बहुत ही ना स्टॉर्म्स चल रहे होंगे, तूफान, इमोशनल तूफान जैसे चलते होंगे। तो इस तरीके की स्थिति हो सकती है। अब इसमें मतलब ये आप डीप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जा सकते हैं लाइफ में।
इनर आपका इवोल्यूशन हो सकता है अलग अलग दशाओं में, जैसे सपोर्टिंग दशाएं जो रहेंगी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल हीलिंग, तंत्र या छुपी हुई हिडन स्टडीज़ आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल साबित हो सकती हैं। आपको कॉन्शियसली वर्क करना है अपने इमोशनल ट्रस्ट पे, लेटिंग गो पे एंड सरेंडर पे। मतलब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय कभी सरेंडर भी करने की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में उसको लेट गो कर दीजिए। अब चलते हैं हम 9th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 5 सिंह राशि, और उसके लॉर्ड हैं सूर्य जो बैठे हैं 2nd हाउस में, और इस पे किसी और प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। 9th हाउस जो है एक त्रिकोण का हाउस है और रिप्रेजेंट करता है आपका लक का हाउस। धर्म रिप्रेजेंट करता है रिलीजन, लाइफ की फिलॉसफी, एथिक्स, आपके टीचर, गुरुज या हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स या तीर्थ स्थान, फादर या फादर फिगर्स, आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। अब लियो राशि अगर 9th हाउस में आ जाए तो इसमें क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे पर्सन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास होता है, वो धर्म की, ट्रुथ की, सेल्फ रिस्पेक्ट की काफ़ी वैल्यू करते हैं। फादर्स और गुरुज के लिए भी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, मतलब अगर किसी और एफ्लिक्शन में ना हो सन, तो काफ़ी नेचुरल मतलब स्पिरिचुअल गाइड इस तरीके की कंडीशन बनती है मतलब इनके बनने की। अब जैसे स्पिरिचुअल प्राइड, जैसे इनको स्पिरिचुअल प्राइड फील हो सकता है, ये हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीजन या फिलॉसफी में बिलीव कर सकते हैं, इनके काफ़ी इंडिपेंडेंट थॉट हो सकते हैं। मतलब अपना बिलीफ सिस्टम जैसे बनाने के लिए ना ये काफ़ी खुद पे डिपेंड होना, सेल्फ रिलायंट होना। तो ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात मान के कुछ करेंगे, नहीं, अपने ऊपर भरोसा करके इनके अपने ना खुद बिलीफ फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं केतु। केतु एक शैडो प्लैनेट होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोक्ष को, डिटैचमेंट को, पास्ट लाइफ कर्मा को, मिस्टिसिज्म को, या एक मतलब आपका ना सेपरेशन, वर्ल्डली अटैचमेंट से, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। अब केतु 9th हाउस में होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल प्लेसमेंट होता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हो, कि आप कुछ अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करें अपनी लाइफ में। आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकता है रिलीजियस मैटर्स में। मतलब आप रिचुअल्स पे रिलाई नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट आपके कुछ जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हैं आप उन पे बिलीव करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलीजन से बाउंड ना होकर ऑर्गेनाइज्ड फेथ पे, जैसे पुरानी हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं, तो उनके टुवर्ड्स भी आपका ना एक डाउट वाला नेचर हो सकता है। आपका इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है मोक्षा में, काफ़ी डीप इंटरेस्ट हो सकता है इस प्लेसमेंट के चलते। आप तंत्र में या किसी भी तरीके की छुपी हुई या मिस्टिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट काफ़ी हो सकता है। इसमें जैसे फादर से डिटैचमेंट भी रिप्रेजेंट करता है कि तो यहाँ 9th हाउस में बैठ गया, काफ़ी फादर के साथ में कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कार्मिक सेपरेशन या लॉस ऑफ फादर ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। गुरु रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन रह सकता है, आप हो सकता है गुरु अपनी लाइफ में बार बार बदलें, या आउटर मतलब बाहरी है जो टीचर होता है आपकी लाइफ में उसको आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर दें, ऐसा आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स को आप डिसरिगार्ड करके, जैसे विद्रोही वाला रिबेलियस आपका नेचर होता है ना, उस तरीके का आपका व्यू हो सकता है। इनिशियली आपका हो सकता है भाग्य सपोर्ट ना करे, डिले हो आपकी अर्ली लाइफ में, लेकिन मेच्योरिटी के बाद ना आप देखेंगे अपनी मिड-30s के बाद, या इनकी जो अच्छी दशा आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि आपका लक आपको फेवर करेगा। अब सन जो है 2nd हाउस में धर्म को, फैमिली से, स्पीच वैल्यूज इन सबसे कनेक्ट करता है, तो आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अर्निंग और मॉरल वैल्यूज़ के टूवर्ड्स ही आपका पूरा धर्म जो है रिवॉल्व करेगा। फैमिली ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करने में आप काफ़ी प्राइड फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्विस्ट के साथ, मतलब प्रैक्टिकल भी आप रहेंगे। ऐसा नहीं सब कुछ ब्लाइंडली आप ट्रेडिशनल सब कुछ फॉलो करते हैं।
हो सकता है कि आपके फादर ने आपकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल या डिसिप्लिनरी रोल प्ले किया हो मोर देन इमोशनल। अब सन जैसे है ना, 8वें घर को 10 देख देख रहे हैं सेकंड हाउस में बैठकर, तो ऐसा हो सकता है कि कोई कार्मिक या सीक्रेटिव एलिमेंट्स हों आपकी लाइफ में रिलेटेड टू फादर या गुरु। अब केतु और सन का जैसे कनेक्शन यहाँ पे बैठ गया है, तो उसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि आप हो सकता है फादर के बिलीफ सिस्टम को आप एक्सेप्ट ना करते हो, रिजेक्ट करते हो, उनसे थॉट्स मैच ना करते हो। जैसे सन सैटर्न जो है ना फर्स्ट हाउस में भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना थोड़ा सा फादर के साथ में वैसे भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस बनती हों, तो आप अपना एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पाथ्स जो है डेवलप कर सकते हैं, नॉन रिलीजियस या कुछ ही वैसा जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं लाइफ में, ऐसा आप कुछ फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है तांत्रिक या मिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि केतु जो है वो एक फायरी उग्र साइन में है, तो ये रिप्रेजेंट करता है तांत्रिक लर्निंग्स या प्रैक्टिसेस को। इनिशियल ईयर्स में ऐसा हो सकता है ना कि आप इनिशियली आप डिस्कनेक्टेड फील करें रिलीजियस या स्पिरिचुअल डायरेक्शन से, मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद फादर या फिर मेंटरशिप का ना होना, सही गाइडेंस का ना होना लाइफ में, इस वजह से। लेकिन 30s के बाद जब सही दशाएं आएंगी, स्पेशली जैसे केतु की दशा या स्ट्रॉन्ग जुपिटर का जैसे ट्रांजिट में अगर जुपिटर आते हैं, तो ये आप काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर सकते हैं डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या पाथ ब्रेकिंग फिलॉसफी की तरफ। और आपकी जैसे स्पिरिचुअल जर्नी भी होगी वो काफ़ी से अकेली अपने आप चल रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल इस तरीके की आप हो सकता है सॉलिटरी जर्नी आपकी हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इसमें आप टीचिंग, स्पीकिंग, लॉ, कंसल्टिंग, लीडरशिप, गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विसेज, स्पिरिचुअल राइटिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, स्पेशली आपकी लेटर लाइफ में अगर आप इसमें मतलब जैसे करियर आपका हो सकता है। अब चलते हैं हम 10th हाउस की तरफ। 10th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 6, बैठे हैं हमारे चंद्रमा 10 डिग्री के, और जिस पे एस्पेक्ट है हमारे बृहस्पति का 6th हाउस से 5वीं दृष्टि है, और शनि की दृष्टि है 1st हाउस से, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है 10th हाउस पे। और हमारे जो इस घर के लॉर्ड हैं वो बैठे हैं 2nd हाउस में, इस घर के लॉर्ड हैं मरकरी। अब 10th हाउस से हम देखते हैं करियर, प्रोफेशन, पब्लिक लाइफ, रेपुटेशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, एक्शंस, अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनेक्शन विद गवर्नमेंट, सोसाइटी, बॉसेस, ये सब चीज़ें हम देखते हैं 10th हाउस से। अब वर्गो क्या है ना, डुअल अर्थी साइन है रूल्ड बाय मर्करी, तो यहाँ पे ना काफ़ी प्रिसाइज एनालिटिकल बनाता है वो, सर्विस, लॉजिक, डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच आपकी रहती है, प्रैक्टिकल, हम्बल और सर्विस बेस्ड साइन है वर्गो। तो इसमें इसके क्या इफेक्ट होंगे कि एक काफ़ी मेथडोलॉजिकल करियर पाथ आपका हो सकता है, आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो काफ़ी स्मार्ट वर्क के थ्रू आएगी, या आप काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड या हर चीज़ को बारीकी से अटेंशन देना, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रोग्रेस आपको मिलेगी। आपका उसमें हीलिंग में, कम्युनिकेशन में, सिस्टम वर्क में, जैसे सिस्टम पे काम होता है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना या किसी तरीके के सिस्टम पे बैठ के काम करना, उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। डेटा, फाइनेंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी या मैनेजमेंट के लिए आइडियल प्लेसमेंट है। सर्विस ओरिएंटेड कर्म आपके हो सकते हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करके अच्छा लगता हो, अपनी स्किल्स या इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है उसके थ्रू आपकी काफ़ी इंक्लिनेशन होगी कि आप दूसरों को हेल्प करें। परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हो सकती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी हो सकती है, और जैसे सब कुछ जैसे एग्जैक्ट होना चाहिए पब्लिक लाइफ में। तो आप जैसे मून यहाँ पे बैठे हैं, तो मून रिप्रेजेंट करते हैं आपका माइंड, इमोशंस, मदर, फेम, फ्लूडिटी, अडेप्टिबिलिटी। तो अगर मून जैसे केंद्र में बैठ जाए तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो ये काफ़ी आपको यहाँ पे एनालिटिकल और थॉटफुल बनाते हैं। इमोशनल अटैचमेंट टू करियर, ऐसा हो सकता है पॉपुलैरिटी इन पब्लिक, गुड फॉर रेपुटेशन, आपको फेम मिल सकता है, स्पेशली उन फील्ड्स में जहाँ पे पब्लिक इंट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है।
आपको अपने ना काम से काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकता है, आप उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढते हैं, ऐसा हो सकता है। आपका अडेप्टेबल प्रोफेशन मतलब हो सकते हैं आप काफ़ी जैसे रोल्स जिस प्रोफेशन में बदलते रहते हैं, आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और सक्सेस में भी आप ना अपनी काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं, काफ़ी आपके इमोशंस लिंक्ड रहते हैं सक्सेस के टूवर्ड्स। और आप अपने वर्क प्लेस पे भी ना दूसरों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, और काफ़ी आपकी हम्बल पब्लिक इमेज होगी एक, ऐसा आपके इस प्लेसमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग या मूड ड्रिवन करियर चॉइसेस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट्स मूड स्विंग्स ना, अप एंड डाउन होता है वो। तो इसमें आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपकी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन या गाइडेंस नहीं मिली है, या आपको उससे रिलेटेड ना काफ़ी वरी आप फील कर सकते हैं। अब इसमें मैटरनल कर्मा भी हो सकते हैं आपके करियर में, मतलब आपकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ईदर पॉजिटिव या स्ट्रेसफुल, जिसकी वजह से आपका करियर जो है ना काफ़ी डीपली वो ना शेपन अप होगा आपके मदर के इन्फ्लुएंस की वजह से। इसमें जैसे गुरु बृहस्पति की हमारी 5वीं दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पे, तो आपको विजडम, गाइडेंस, ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। आप एथिक्स होगी, आप धर्म वाले मतलब रहेंगे पूरे अपने करियर में, हाई स्टैंडर्ड्स होंगे आपके काम करने में। आपकी हमेशा वो फीलिंग रहेगी कि सही तरीके से काम को किया जाए, मॉरली किया जाए। आपके अंदर टीचिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होगा। आप अपने सर्कल में नॉलेज शेयर करेंगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं हो सकता है वो उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिले। लेकिन वो डिले हो सकती है हेल्प ड्यू टू वीक जुपिटर। वह हेल्प मिलेगी बट हो सकता है तो या तो ब्लॉक हो जाए या फिर डिले हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब हेल्थ रिलेटेड कर्मास भी प्रोफेशन के साथ लिंक हो जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस ऑब्स्टेकल्स और उसका बीमारियों का भी घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे ऑब्स्टेकल्स ये क्रिएट करें जो आपको ओवरकम करनी पड़े। अब शनि की 10वीं दृष्टि है फर्स्ट हाउस से, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें क्या होगा कि आपकी जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो सकती है, तो धीरे धीरे होगी, काफ़ी स्लो एंड स्टडी प्रोफेशनल ग्रोथ, लेकिन करियर में आपकी इम्प्रूवमेंट होगा विद एज एंड एफर्ट। ये शनिदेव मेहनत करवाते हैं और वक्त के साथ मतलब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। हाईली रिस्पॉन्सिबल आपको बनाएगा, या फिर आप अपनी काफ़ी कार्मिकली आप ना बाउंड फील करेंगे अपनी ड्यूटीज़ की तरफ, या बर्डन भी फील कर सकते हैं कभी कभी। करियर जैसे आपका स्ट्रक्चर्ड फील्ड में अगर ऐसे गवर्नमेंट लॉ, इंजीनियरिंग के सिस्टम्स में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हैवी प्रेशर आप फील कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या फिर रिकग्निशन डिले हो सकता है आपकी लाइफ में। हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं अपनी अर्ली करियर स्टेजेस में, लेकिन आपको रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे अपनी mid-30s या लेट 30s के बाद। अब करियर के लॉर्ड मरकरी का 2nd हाउस में जाकर बैठ जाना है, ये बताता है कि करियर आपका जुड़ सकता है कम्युनिकेशन, फिनेंस, स्पीच से। आप राइटिंग में, मीडिया, कॉमर्स, इन सब चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस या वैल्यू बेस्ड करियर जैसे है पॉसिबल हो सकता है। आपका वर्क जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा आपके कोर बिलीव्स को, या इनहेरिटेड स्किल्स जो आपको अपने फैमिली से आपने इनहेरिट किए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कंबस्टेड मर्करी तो कंफ्यूजन या ईगो इश्यूज ले आए करियर डिसीजंस में। और रिट्रोग्रेड भी है, क्योंकि मर्करी तो ऐसा हो सकता है वो डिले कर दे क्लैरिटी को, या ऐसा हो कि आप कोई डिसीजन लें फिर उसमें आगे पीछे आप अपने प्रोफेशनल पाथ में लगे रहें, ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़े अपनी लाइफ में। लेकिन आपका करियर जैसे मरकरी जब मैच्योर हो जाता है आफ्टर 32, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन, राइटिंग, एजुकेशन, एनालिटिक्स, पब्लिक रोल्स जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस या स्पीच रिक्वायर्ड है, सर्विस ओरिएंटेड रोल्स, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, फिनेंस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, तो इन सब में आप अच्छा कर सकते हैं। फेम पॉसिबल है,
और स्पेशली अगर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग या मोटिवेशनल फील्ड से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं हम 11th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 7 तुला राशि, लिब्रा, और यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की 7वीं दृष्टि, और इस हाउस के लॉर्ड लिब्रा के लॉर्ड हैं वीनस, जो कि बैठे हैं हमारे फर्स्ट हाउस में। अब 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेन्स को, इनकम को, डिज़ायर्स को, सोशल सर्कल, एल्डर सिबलिंग्स को, नेटवर्किंग और विश फुलफिलमेंट को या एम्बिशंस फुलफिलमेंट को। तो अब इसमें लिब्रा जो है एक एयर साइन है जिसको रूल करते हैं वीनस, जो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस, हार्मनी, डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। तो आपके काफ़ी हारमोनियस होंगे सोशल रिलेशनशिप, आप काफ़ी अच्छा अपने सोशल सर्कल में कनेक्ट करते होंगे, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल आपका नेटवर्क होगा। कोऑपरेशन के थ्रू आपको गेन्स मिलेंगे, इनकम आपकी हो सकती है पार्टनरशिप्स के थ्रू, टीम वर्क या पब्लिक सपोर्ट के थ्रू। आपका काफ़ी बैलेंस डिज़ायर सिस्टम होगा, जैसे रिफाइंड आर्ट, एस्थेटिक्स, डिप्लोमेसी, इसमें आपकी डिज़ायर हो सकती है। आपका इंक्लिनेशन होगा लोगों के साथ काम करने का, आपको गेन हो सकते हैं सोशली अट्रैक्टिव और आर्टिस्टिक प्रोफेशंस के थ्रू। अब जैसे 11th लॉर्ड जाके बैठ गए हैं फर्स्ट हाउस में, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप काफ़ी फोकस होंगे अपने ना गोल्स अचीव करने में। आपकी काफ़ी कैरिज्मेटिक, चार्मिंग मतलब पर्सनैलिटी हो सकती है सोशल सिचुएशंस में। गेन्स आपको मिलेंगे लाइफ में थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, पर्सनैलिटी और आपकी अपीयरेंस के थ्रू। वर्गोत्तम वीनस का जो है वो इंक्रीज कर देता है प्योरिटी और स्ट्रेंथ को। अब वैसे तो यहाँ पे मेलेफिक है वीनस इसमें आपके चार्ट में, लेकिन क्योंकि 6th और 11th हाउस लॉर्ड 11th को रूल कर रहा है, दोनों ही उपाच्य हाउसेज हैं। उपाच्य मतलब जो ना टाइम के साथ इम्प्रूव होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको धीरे धीरे विद टाइम एंड एफर्ट्स ये अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको ब्यूटी, चार्म, पब्लिक अपील, इनके थ्रू गेन मिल सकता है, या आपको ना वीनस ओवर इंटेलिजेंस या लेजी भी बना सकता है। आप एक मतलब आपका ना एक अलग पर्सनालिटी, आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, ऐसी भी हो सकते हैं। और आपको अपने फीमेल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू या लग्जरी फील्ड्स, डिज़ाइन, डिप्लोमेसी के थ्रू गेन्स हो सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं ना, जैसे अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में की तरफ इंक्लाइन हो जाएं तो आप स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग जो टेंडेंसी होती है कभी कभी, वो भी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। मार्स की जो दृष्टि पड़ रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जैसे उग्र दृष्टि है, तो वो क्या करेगी, एनर्जी को बढ़ा देगी इस हाउस की, 11th हाउस की। तो आप अपने गोल्स को ना काफ़ी एग्रेसिवली परस्यू करेंगे, पूरा पूरा अपना ना पूरा टाइम, एफर्ट, पूरा फोकस आप उसमें अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने में लगा देंगे। सोशल सर्कल में आप कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हैं, या फिर आपका सोशल सर्कल कॉम्पिटिटिव हो सकता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव या सारे हो सकते हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हों आपके सोशल सर्कल में। सडन गेन्स और लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मार्स की वजह से आ जाएगी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस एंड इम्पल्सिवनेस गेन्स में। बोल्ड नेटवर्किंग रहेगी, आप काफ़ी इनिशिएटिव टेकिंग हो सकते हैं अपने सोशल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स में। रेस्टलेसनेस एंड इम्पेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी रेस्टलेसनेस और आप इम्पेशेंट रहेंगे, बट वो आपको जो ना पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। सक्सेस के लिए आपकी काफ़ी इंटेंस ड्राइव होगी, लेकिन रिजल्ट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं अनलेस पेशेंस इज प्रैक्टिस्ड। पेशेंस आप प्रैक्टिस करिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अब लीब्रा जो है ना आपको काफ़ी सोशली रिफाइंड बनाता है। आपका ना एक मीनिंगफुल नेटवर्क हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो भी छोटा भी होगा तो काफ़ी मीनिंगफुल होगा। अब मंगल क्या करेगा ना, उसमें एम्बिशन और असर्टिवनेस ऐड करता है आपके सोशल रिलेशनशिप्स में। तो आपके फ्रेंड्स जो है ना टेक्निकल, लीगल या डिफेंस सेक्टर से या कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। आप सोशल ग्रुप्स को लीड करने वाले या कम्युनिटीज़ को लीड करने वाले, या मतलब इनिशिएटिव लेना लोगों से कनेक्ट करने में या लोगों को कनेक्ट करने में,
तो ऐसा आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपकी आर्टिस्टिक, फिलोसफिकल, पीपल ओरिएंटेड डिज़ायर्स हो सकती हैं। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगा अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, और लीब्रा का बैलेंस और मार्स का एसर्टिवनेस नेचर आप अपने नेचर में लेकर आते हैं तो फुलफिलमेंट आएगा। राहु भी इस प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो बोल्डनेस देता है आपके एक्शन में, आपके गोल्स को अचीव करने में इनडायरेक्टली। डायरेक्ट ऐसी कोई इसमें एस्पेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अब चलते हैं हम 12th हाउस की तरफ। 12th हाउस रिप्रेजेंट्स आपका 12th हाउस में साइन है हमारा स्कॉर्पियो। 8 नंबर रिप्रेजेंट्स स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी हैं मंगल। मंगल जो बैठे हैं 5th हाउस में और 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। और यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। अब 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को, आइसोलेशन को, फॉरेन लैंड्स को, स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि मोक्ष को, स्लीप को, हॉस्पिटल, जेल्स, आश्रम, आपके हिडन एनिमीज या आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब स्कॉर्पियो 12th हाउस में जब राशि बैठ जाती है तो ये एक है फिक्स्ड वाटर साइन स्कॉर्पियो, और ये रिप्रेजेंट करती है काफ़ी डीप, इंटेंस, सीक्रेटिव, इन्वेस्टिगेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिवनेस को। तो इसमें आपकी एक इंटेंस इनर वर्ल्ड हो सकता है, डीप सीक्रेटिव थॉट्स या पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है आपका, आपके पास हिडन पावर हो सकती है, या एनिमीज, आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा बनाता है रिसर्च, ऑकल्ट, इन तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस भी रिप्रेजेंट करता है। आप नेचुरली डिटैच रहेंगे इमोशनल डिस्प्ले से, मतलब आप हाइड करेंगे अपनी वल्नरेबिलिटीज़ आप हाइड करेंगे, या फिर आप प्रेफर करेंगे अकेले रहना, जैसे सॉलिट्यूड में जाना आप प्रेफर करेंगे खुद को रिचार्ज करने के लिए। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का थ्रू क्राइसिस, क्योंकि इसी स्कॉर्पियो का जो ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है, इट हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन वाया ट्रायल्स। मतलब जितना आपको लाइफ में टेस्टिंग फेज देखने को मिलेंगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब इसमें जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, तो वो एक पावरफुल सबकॉन्शियस ड्राइव को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर को। आप आइसोलेशन में रहकर सक्सीड कर सकते हैं, सीक्रेटिव वर्क में सक्सीड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल रहेगा, काफ़ी स्ट्रेटेजिक और बोल्ड हो सकते हैं आप इन मैनेजिंग लॉसेस। सक्सेस मिलेगी आपको रिसर्च में, तंत्र में, ऑकल्ट, साइकोलॉजी में। इसमें आप हिडन फील्ड्स और फॉरेन एनवायरनमेंट्स के लिए एक नेचुरल फिट होते हैं इस प्लेसमेंट के चलते। आप कॉन्फ्लिक्ट इन फॉरेन या फिर कॉन्फ्लिक्ट इन प्राइवेट लाइफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये हिडन हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें जुपिटर की जो हमारी 7वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, उसकी वजह से आपका एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड एथिकल आउटलुक होगा, फिलोसफिकल गाइडेंस जैसे इन डीलिंग विद आइसोलेशन एंड हिडन मैटर्स। चैरिटी कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअल सर्विस कर सकते हैं आप, डोनेट, मेडिटेट या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस फियर्स पे कंट्रोल होगा जुपिटर की वजह से। ये जुपिटर स्टेबलाइज करेगा इमोशनल अंतर्धारा को आपकी, जो स्कॉर्पियो की वजह से है। ये तो आप फुल बेनिफिट्स मिलने में डिले कर सकता है, क्योंकि जुपिटर वीक भी है और 6th हाउस में भी है। किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल या बहुत सटल से इसके इफेक्ट या फिर डिलेड आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि 12th लॉर्ड मार्स जो है वो 5th हाउस में है, अपने ही साइन में, तो ये क्या कर रहे हैं, एक जो इनर वर्ल्ड है जो 12th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, वो कनेक्ट कर रहा है आपको इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से, जो कि 5th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। तो अब इससे क्या होगा कि कुछ सीक्रेट टैलेंट्स आपके अंदर हो सकते हैं,
आपको कुछ आप गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है, या इस तरीके से आपके कुछ क्रिएटिव गॉड गिफ्ट हो सकते हैं आपके पास। सबकॉन्शियस आपका इन्फ्लुएंस रहेगा रोमांस या चाइल्ड पे। आपके जो है डीप इमोशंस डेवलप हो सकते हैं पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में, या फ्यूचर चिल्ड्रन को लेकर। रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे आप, काफ़ी आपका डीप इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स फोकस नॉलेज, ऑकल्ट या मंत्र सिद्धि की तरफ। ओवर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेकुलेटिव थिंग्स या लव मैटर्स, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अगर आप मतलब इसमें इमोशनली इन्वेस्टेड हैं तभी ये चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। इसमें स्लीप रिलेटेड जैसे क्या इफेक्ट हो सकता है कि आपको इंटेंस ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ किसी तरीके की साइकिक सेंसिटिविटी आपके पास हो, ये पॉसिबल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अर्ली फेज में हो, ये आपकी लेटर फेज लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। फॉरेन कनेक्शंस या उसके फॉरेन कनेक्शन से गेन आपको मिल सकता है फॉरेन कंट्री से, या फिर आप कुछ वर्क करते हैं आइसोलेशन में या फॉरेन से रिलेटेड, वहाँ से आपको गेन हो सकता है कि हाई पोटेंशियल है यहाँ पे मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए थ्रू साधना या सॉलिट्यूड। तो आप इस चीज़ में फोकस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक्सपेंडिचर्स आपके से कंट्रोल रहेंगे, बट टारगेटेड होंगे, से स्पेंडिंग हो सकती है पावरफुल या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस के टूवर्ड्स, मतलब ट्रैवल, हीलिंग या रिचुअल्स में। तो इसमें से ओवरऑल काफ़ी इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव एंड एम्बिशियस पर्सनालिटी आपकी है। आपको इनिशियली लोग काफ़ी चार्मिंग देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में उन्हें फील हो सैटर्न और स्कॉर्पियो की वजह से कि आपकी काफ़ी इंटेंस पर्सनालिटी है। आप ना अपनी लाइफ में पर्पसेस के तरफ ना काफ़ी इमोशनली ड्रिवन है, मतलब सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है वो रिकग्निशन या दूसरों की हेल्प करने से। फिलोसफिकल भी हैं बट प्रैक्टिकल भी हैं, आइडियलिस्टिक भी हैं आप थॉट में, लेकिन रियलिस्टिक आप अपनी एक्शंस में हैं। इमोशनली रिजर्व्ड आप हो सकते हैं अपनी लाइफ में इनिशियली, बट लेटर ऑन ये इम्प्रूव होगा टाइम के साथ में। हो सकता है आप ना सेल्फ मेड या सेल्फ बिल्ड पर्सनालिटी हो, और मतलब एज के साथ में ना काफ़ी आप मेच्योरिटी गेन करते जाएंगे, विजडम के थ्रू गेन करेंगे, और पर्सनल चैलेंजेस भी आपको काफ़ी वाइज बनाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये था आपका कुंडली एनालिसिस। आशा करते हैं आपको इससे काफ़ी हेल्प और गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सर्कल में, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।